नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर वेल्थ। हमारा आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर है, शायद सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, क्या आप कुछ भी एज हो, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। बिना लेट करके वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहला अपडेट आपको मिले। हमने अपने फैमिली मेम्बर्स बैंक पासबुक, LIC प्रीमियम, कार इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट, EMI प्लानिंग करते हुए ज़रूर देखे हैं। यहाँ तक कि हमें भी जब पॉकेट मनी मिलता था बचपन में, हम भी प्लान करते थे कि कैसे इसे खर्च करें। मूवीज़ में खर्च करें, या कुछ खाने में खर्च करें, या शॉपिंग करने में खर्च करें। तो इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना। एक फाइनेंशियल प्लान हमेशा सिंपल होना चाहिए ताकि एग्जीक्यूट करने में आसानी हो। तो हम ऐसा ही कोई फाइनेंशियल प्लानिंग अभी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग सबको फॉलो करना है। सब अपना अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली। फिर भी ये एक बेसिक रूल है जो बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो पहला है कि 50-30-20 रूल। जब हम 20 से 30 साल के बीच में होते हैं तो हमें ये रूल फॉलो करना चाहिए। 50% हमें अपने बेसिक नीड्स पे खर्च करना चाहिए। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। फूड तो हमारा जो बेसिक, एकदम बेसिक खाना है। मैं बाहर रेस्टोरेंट के खाने की नहीं बात कर रहा, एकदम बेसिक जो हमारा चावल वावल होता है, रोटी चावल, वो। क्लोथिंग में हमारा बेसिक जो कपड़े होते हैं वो, कोई ब्रांडेड कपड़ा नहीं। और शेल्टर मतलब हम कोई लोन पे कर रहे हो, अगर होम लोन कुछ ऐसा पे कर रहे हो तो हमें शेल्टर के लिए हमें वो बेसिक नीड्स में हमारे यूज़ होता है। 20 से 30 साल में हमारा होम लोन मोस्ट प्रॉब्ली पे हो जाता है और तब तक हमारा सैलरी भी थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए 20 से 30 साल तक हम अपने बेसिक नीड्स पूरे कर लेंगे 50% में। 30% में हम अपने वांट्स हो, जो गाड़ी, महंगा क्लोथ्स, ये सब वैसे बेकार के खर्चे हैं, फिर भी अगर कोई वांट हो तो हमें वो पूरा करना चाहिए। और 20% हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए। ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का पॉइंट मैं बाद में, इसी वीडियो में बाद में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो जो लोग 20 से 30 के बीच में है या 35 के बीच में है, वो 50% अपने बेसिक नीड्स में दे, 30% अपने वांट्स को दे और 20% अपने सेविंग्स इन्वेस्टमेंट को दे। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 35 साल के ऊपर या 30-35 साल के ऊपर हमें 20-30-50 रूल फॉलो करना है। अब तक मैं पकड़ लेता हूँ, अब तक हमारा होम लोन्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमारे पास एक अच्छा सा शेल्टर है। हमारा बेसिक नीड्स में अब हम 20% से हमारा बेसिक नीड्स चल जाएगा। ये ऊपर नीचे होगा थोड़ा। 30% हम वॉन्ट्स में देंगे और 50% से ज़्यादा हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में देंगे, क्योंकि अब हमारा टारगेट है कि अब हम रिटायरमेंट के बाद में भी सोचना शुरू। तो जैसा कि मैं बताया, 20% हमें बेसिक नीड्स में देना है, 30% हमें अपने वॉन्ट्स में देना है और 50% से ऊपर हमें सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में देना है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। अब बेसिक नीड्स और वॉन्ट्स का पॉइंट तो समझाने का ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग को पता होगा। पर एंड इन्वेस्टमेंट का पॉइंट अब आप अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। अब देखिए, पहला पॉइंट है सेविंग्स। हमें अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम हमें 12 महीने का हमारा घर का जो खर्चा लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30,000 हमारा एक महीने का खर्चा होता है घर का, तो वो हमें 12 महीने के हिसाब से 30,000 करके 12 महीने से 3,60,000 रुपये हमारे बैंक में रख देना चाहिए एज एन एमरजेंसी फ़ंड। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसमें आपका जॉब के लिए जाना मना हो या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जैसे कोरोना वायरस के समय बहुत सारे ऑफिसेस हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को 2 महीने 3 महीने के सैलरी नहीं दे पा रहे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर उनके सेविंग्स अकाउंट में एटलीस्ट 12 महीने का सेविंग्स रखा हो तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एटलीस्ट हमें 12 महीने का सेविंग्स रखना चाहिए
घर का जो खर्चा लगेगा। इससे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ भी तो 12 मंथ्स तक तो हम आराम से चला लेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है लोन्स। लोन्स में भी टाइप्स होते हैं, पर्सनल लोन हो जाए, होम लोन हो जाए, या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन। होम लोन तो बहुत सस्ता हो चुका है, वैसे भी होम लोन बेसिक नीड्स में पड़ता है, तो वो हम अलग से बात। आजकल होम लोन बहुत सस्ता हो चुका है, कोई भी होम लोन अवेल करके एक अच्छा सा घर ले सकता है। अब पर्सनल लोन 10 से 15% के इंटरेस्ट रेट में आराम से मिल जाता है, तो इसे एक सेफ लोन कहते हैं। पर जो क्रेडिट कार्ड का लोन होता है वो 30-40% तक इंटरेस्ट ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज ये है कि 2 महीने तक 40-50 दिन तक आपको कोई पैसा देना ही नहीं है वापस। 40-50 दिन के बाद अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो आपको एटलीस्ट 30-40% तक का इंटरेस्ट पड़ जाता है, जो सबसे महंगा इंटरेस्ट होता है। तो अगर किसी का ऐसा क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट चल रहा है, मैं उन्हें एडवाइस करूंगा कि पर्सनल लोन लेके वो क्रेडिट कार्ड का पूरा अमाउंट चुका दे। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट से बहुत सस्ता पड़ेगा। मैं क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान के बारे में अलग से एक वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो हाँ, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा पहला प्रायोरिटी है कि हमारा सारा लोन्स हम चुका लें, फिर हम किसी वांट्स या नीड्स में खर्चा करें या फिर इन्वेस्टमेंट या सेविंग करें। पहला टारगेट हमेशा होना चाहिए कि हमें अपना लोन्स चुका लें, क्योंकि अगर बैंक में 1 लाख पड़े हैं और अपने 2 लाख का लोन लेके बैठे हैं तो उसे अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग हम नहीं कहेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस घर में सभी का होना चाहिए। या तो आप एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें या फिर सबका सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि टाइम के साथ साथ नई नई बीमारियां बढ़ती जाएगी, हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। तो हमारा पहला प्रायोरिटी यही होगा कि हम एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस घर के सभी मेंबर्स का करवाएं। और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत सस्ता होता है, और हम जितना जल्दी ये लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि एज के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि घर में सभी मेंबर्स का लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ये बेकार है। सभी मेंबर्स का लाइफ इंश्योरेंस करवाने का कोई मतलब नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ उसका करवाना चाहिए जो घर का अर्निंग मेंबर हो, ताकि अगर उनको कुछ हो गया तो आपके पीछे आपके फैमिली को फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। तो एक लाइफ इंश्योरेंस घर के किसी भी अर्निंग मेंबर का। और ये हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करके आप अपना टैक्स प्लानिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। और लाइफ इंश्योरेंस हम अब जितने अर्ली कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार आप लाइफ इंश्योरेंस करवा ले तो उसका प्रीमियम पूरा लाइफ टाइम के लिए फिक्स्ड हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के तरह वो एज के साथ बढ़ता नहीं रहता। तो जॉब मिलते ही पहला प्रायोरिटी है एक लाइफ इंश्योरेंस ले लेना। अब हम आते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इन्वेस्टमेंट्स भी एज के हिसाब से सबका अलग अलग होना चाहिए। वैसे कॉमन रूल है 100 माइनस आप अपना एज कर ले। फॉर एग्जांपल अगर आपका एज 25 है तो 100 माइनस 25 75% इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, क्योंकि आप यंग हो तो आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले सकते हैं और आपके पास टाइम बहुत है उस कंपनी को ग्रो होने के लिए। तो एज के हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी हम डेप्ट में इन्वेस्ट करेंगे या फिर लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। ये सब म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स भी इक्विटी और डेप्ट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें अपनी एज के हिसाब से 100 माइनस जो भी हमारा एज है वो हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, और उसके अलावा हमें डेप्ट में इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट आता है गोल्ड। हमें 10% गोल्ड में एटलीस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो बनाया है गोल्ड पे ऊपर, वो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने के तरीके हैं, आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब फाइनली हमें अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ सोचना। तो रिटायरमेंट के लिए बेस्ट है गवर्नमेंट का एक स्कीम जो है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक गवर्नमेंट का बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इसमें हमें हर महीने एक अमाउंट डिपॉजिट करना होता है इस स्कीम में, और वो 60 इयर्स तक ब्लॉक्ड हो जाता है। वो अमाउंट हम विड्रॉ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अब रिटायरमेंट स्कीम के
वक्त इसे हम डिसएडवांटेज की तरह नहीं देखेंगे, ये एक एडवांटेज है। क्योंकि अगर हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए पैसे निकालते रहे तो रिटायरमेंट के वक्त हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। इसलिए हमारा पैसा ब्लॉक्ड हो जा रहा है, ये एक अच्छा है। तो 60 इयर्स तक हम पैसा देते रहेंगे और 60 इयर्स के बाद थोड़ा पर जो भी कॉर्पस बिल्ड होगा उसका थोड़ा परसेंटेज हमें लमसम में मिलेगा और बाकी का थोड़ा परसेंटेज हमें हर महीने पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। तो ये हुआ हमारा एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मैंने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बोले हैं, म्यूचुअल फंड्स हो जाए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एनपीएस, सब पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह जाता है, वो है हमारे बैंक के पासवर्ड्स, एफडी के पासवर्ड, एफडी के डॉक्यूमेंट्स, हमारे स्टॉक मार्केट डीमैट अकाउंट, जितने भी डिटेल्स है हमें अपने ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर या फिर स्पाउस, जिसको भी हम ट्रस्ट करते हैं, एकदम ट्रस्ट करते हैं अपने फाइनेंस को लेकर, उसके साथ हमें शेयर करना है, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके सामने वाले जिसको आपने सब कुछ शेयर किया है उसको पता हो कि आपने कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट किया है या सेव किया है। कोई भी कंपनी सामने से आकर आपके फैमिली मेम्बर को नहीं कहेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर ने यहाँ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको अपने ट्रस्टेड मेम्बर के साथ ये सब कुछ शेयर करना है। बेस्ट होगा अगर आप एक पेन ड्राइव कैरी करें, उसमें अपने सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के इंफॉर्मेशन डाल दे, और जब भी हमें हर साल अपने बैंक पासवर्ड्स चेंज करने होते हैं, एटीएम पासवर्ड्स, डीमैट अकाउंट के पासवर्ड, कुछ भी चेंज करना हो तो पेन ड्राइव में आके उस एक्सेल शीट में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाले हैं वहाँ भी याद करके चेंज कर दीजिएगा। और हाँ, सेविंग्स हो, एफडी हो, कुछ भी हो, नॉमिनी रखना मत भूलिएगा। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज है तो कल नहीं। तो आपको कुछ हो जाने के बाद आपका सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट आपके फैमिली मेम्बर को काम आए, इससे नॉमिनी रखना और अपने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इन्फॉर्मेशन अपने ट्रस्टेड मेम्बर, स्पाउस या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो एक समरी कर लेते हैं सब चीज़ का। पहले एज के हिसाब से हमें अपना बेसिक बॉन्ड्स और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में अपना इनकम प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर एज बढ़ते बढ़ते हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो पहला हमें 12 मंथ का सेविंग्स बैंक में रखना है एज एन इमरजेंसी फंड। फिर घर के अर्निंग मेंबर का लाइफ इंश्योरेंस करवाना है। फिर घर के सभी मेंबर्स का एक हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है। फिर 100 माइनस एज के अकॉर्डिंग हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और बाकी डेब्ट्स में और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। फाइनली अपने रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में इन्वेस्ट करना है। ये इन्वेस्ट नहीं है, एनपीएस में हमें एक कॉर्पस बिल्ड करते रहना है ताकि रिटायरमेंट के वक्त हमारे पास एक अच्छा कॉर्पस हो और हम किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग से हम अपना पूरा लाइफ सिक्योर कर लेंगे। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।